अपना डी ड्राइव से चल रहा है ना। किसमें? हाँ दिखाओ दिखाओ। क्या नाम था हमारे प्रोजेक्ट का? अरीना के नाम से था। वीडियो गायब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग की सबसे पहले की बात कर रहे हो? नहीं, दो प्लेलिस्ट आपकी, डेवलपमेंट की अलग है, डिज़ाइनिंग की अलग है। कौन सी बात कर रहे हो? मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये हो सकता है क्योंकि ना तुम्हारी प्लेलिस्ट है 12 to 130 MWF। चलो इधर एक बार तुम्हारी प्लेलिस्ट पर आते हैं। वही खोल रहा हूँ। ये पहली क्लास की कहाँ है? इसमें टोटल वीडियो देखते हैं कितनी है, नंबर ऑफ। अच्छा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया था जिसमें? यही तो है पहली क्लास, ये वाला 11/9 यही है। चलाओ। तो यानी कि हमारी इसकी पहली वो इंस्टॉलेशन हमारा ना एक अलग उसमें हुआ था। हाँ, इसी के एंड में होगा। है तो किसी उसमें, कहाँ गई? अलग से है। मुझे याद है किसी क्लास के एंड में किया था, और एक क्लास में हमने पूरा फिर वही डिस्कस किया था। एक मिनट को ज़रा सीक्वेंस में देखते हैं। देखो ये है 4। चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड को। लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि सभी लोग सीख जाएं। तो जैम्प में जाओ, कंट्रोल पैनल ऑन करेंगे। यहाँ से करेंगे हम लोग स्टार्ट। क्लिक करेंगे एडमिन। अच्छा इधर आ गया। वो डाल देता हूँ साथ में भी। ठीक है, तो जैसे मान लो हम अरीना के उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो आपने खाली डेटाबेस ले जाना है यहाँ से। ये नहीं, हमारा अरीना साउथएक्स के नाम से बनाया था हमने डेटाबेस। यस। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या चूज़ करेंगे? SQL। और यहाँ से एक्सपोर्ट। ये आ गया आपका डेटाबेस 3 MB का। और सर एक डेटाबेस में ये सारी फाइल्स के साथ ही जब हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं तो नहीं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तब आपसे पूछता है टेबल प्रीफिक्स, और लिखा था WP_। अच्छा तो वो तब बनती हैं आपकी फाइलें। हाँ। अब आपने क्या करना है, जिस नाम से डेटाबेस है, तो भले से के बाद डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया, तो सबसे पहली चीज़ कि उस नए कंप्यूटर में आपने जाके इसको इंस्टॉल, मतलब ये डेटाबेस बनाना है। क्या करेंगे? मैं एक और डेटाबेस चला लेता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक सर्वर का, हाँ ऐसा कर, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बढ़िया है। सर आपने उससे भी बनाना सिखाया था एआई से वेबसाइट वर्डप्रेस पे थीम लेके हाँ, वो मैंने अस्त्रा थीम के ऊपर दिखाया था AI के थ्रू। अस्त्रा हाँ
हाँ वो उस मतलब अच्छी वेबसाइट थी। हाँ, तो एआई से तो बनी जाएगी, लेकिन आपको कस्टम भी चेंज करने आने चाहिए ना। अब जैसे उसने बना तो दिया, लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं थी, जैसे ग्राफिक बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं था जो उसने हाँ जनरेट करके दिया है, तो वो। मतलब अगर हमें उसमें कुछ नए कॉलम्स डालने हो, नए पेजेस डालने हो तो। हाँ, तो इसीलिए आपको आना चाहिए ना एलिमेंटर, ताकि आप उसको पकड़ के मॉडिफाई कर पाएँ। तो एक तो मुझे ना वर्डप्रेस का फोल्डर देना है इसका, वर्डप्रेस का फोल्डर, वर्डप्रेस में भी फुल तभी तो वेबसाइट चलेगी, नहीं तो खाली डेटाबेस आएगा मेरे पास। मतलब कैसे दूरी तरह सब कुछ जाएगा नहीं। तो खाली डेटाबेस दे दो, खाली डेटाबेस चेक करके दिखा देता हूँ। पेन ड्राइव नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है? मतलब खाली व्हाट्सएप पे डेटा भेजने के लिए आपको। नेटवर्किंग भी नहीं चल रही यहाँ पर, है नहीं किसी पास पेन ड्राइव, डेटा केबल? तो फिर मैं अपने कंप्यूटर कर देता हूँ, मेरे पे टाइम कम लगेगा ना। मैं एक जैम से दूसरे जैम में डेटा डाल के दिखा देता हूँ ना। बात पॉइंट तो वही क्लियर करना है ना। खाली एक्सपोर्ट की फाइल से नहीं होगा, कौन सी? जो मैं डेटाबेस के एक्सपोर्ट करने को फाइल दे दूँ उसमें तो डेटाबेस है ना, वेबसाइट कहाँ है? वेबसाइट कैसे चलेगी? तो मैं देखते हैं व्हाट्सएप पे जाती है तो फिर नहीं जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा डेटा होता है। मैं अपने कंप्यूटर करके दिखा रहा हूँ, देखो मैं अपने दो जैम चला रहा हूँ। एक हमारे पास ये है, और हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट अरीना को रन कर लेते हैं। पहले देखते हैं क्या ये वही साइट है जिस पर हमने काम किया था, तो इसको मैं किसी दूसरे में डाल दूंगा। फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो हमने डीवी की हेल्प से डेमो पेज अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, ये हमारा सब हो गया था ना लास्ट क्लास में, और रिस्पॉन्सिव वगैरह भी हमने इसको कर लिया था बढ़िया से। वेरी गुड। तो चलो इसको हम किसी दूसरे में लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैम्प के अंदर हम काम करें डी ड्राइव जैम्प, और एच टी डॉक्स, और इसका नाम हमने अरीना ही रखा था शायद, अरीना, हाँ अरीना ही नेम है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। जैसे मेरे इसमें देखो 163 MB का है फोल्डर, ठीक है, तो हमने इसको किया कॉपी। तो मेरे पास देखो एक और डी ड्राइव में मैंने सर्वर के नाम से बना के डाल रखा होगा, दिखाई दे रहा है। और इसके एच टी डॉक्स में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अरीना के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, ये मेरा दूसरा जैम्प है। तो मान लो कि अंकिश ने पंकज को डेटा दिया, तो अंकिश ने पंकज को अपना वेबसाइट का पूरा फोल्डर दिया, वो हमने यहाँ ला के पेस्ट कर लिया इधर। जिसमें डेटाबेस बना होगा स्टेट ऑफ नाम वर्डप्रेस बना होगा। तो मैं एक ही कंप्यूटर में चला रहा हूँ, वैसे तो दोनों जैम चल जाते हैं, बट क्लैश ना करें, तो हम लोग पहले एक तरफ से काम फ्री करेंगे, फिर दूसरे पे स्विच करेंगे। तो देखो ये अपना पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि डी ड्राइव में जैम के अंदर से हमने डेटा कॉपी किया, डी ड्राइव के अंदर सर्वर के अंदर जैम के अंदर हमने डेटा डाल दिया, अपना काम खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ से अरीना साउथएक्स का शायद हमने डेटा एक्सपोर्ट किया था अभी, इसी के अंदर हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को आपने एक्सपोर्ट कर लिया, तो इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप। तो इस वेबसाइट का काम हो गया ख़त्म। अब आप यहाँ से सर्वर के अंदर जो हमारा जैम्प है इसको लॉन्च करेंगे। क्लिक ऑन स्टार्ट, एडमिन पर क्लिक करेंगे, तो देखो ये वेबसाइट अब बंद हो जाएगी, चलनी नहीं चाहिए। आ गया एरर स्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस डेटाबेस को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, अरीना साउथएक्स। तो आप यहाँ जाएंगे डेटाबेस में,
लिखेंगे अरीना साउथ एक्स और क्रिएट। क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ आना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आने के बाद में आपने फाइल चूज़ करना है और यहाँ से आपने इंपोर्ट का बटन दबा देना है। बड़ा डेटाबेस है, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, चल रही है। क्या लिखा रहा है? इम्पोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, 108 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड। तो आपका डेटाबेस इंपोर्ट हो गया। तो पहला स्टेप क्या रखना है कि जिस नाम से डेटाबेस एक्सपोर्ट किया है वो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होता है, पहले सेम नेम से आपने एक डेटाबेस बना लेना है ब्लैंक, उसमें इंपोर्ट कराना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लोकल होस्ट, अरीना वगैरह नहीं लिखते हम लोग, सिंपल इस तरह से हमने लिखा। अब लोकल होस्ट के अंदर हमने htdocs में किस नाम से डाला था? अरीना के नाम से। चलो यहाँ जाइए, डैशबोर्ड को रिप्लेस करके अरीना लिख के देखेंगे क्या नए वाले में डेटा हमारा कनेक्ट हो गया। डेमो चला के देखो, डेटा रिक्वेस्ट हो रहा है, तो हमारा नया वाला सर्वर चल रहा है। देखो पहला वाला मैं देखो बंद कर चुका हूँ, हो गया। ये करना है आपको। तो दूसरे बंदे का डेटाबेस ले लो, एक्सपोर्ट करवा दो उसको, और उसका पूरा का पूरा वर्डप्रेस का जो लोकल डायरेक्टरी वो उठा लो। जो हमने सॉफ्टवेयर अरीना के लिए बनाया था, उसमें एक ही डेटाबेस था कि बहुत सारे थे? अरीना साउथ एक्स वाला में एक ही तो था। अब जैसे मेरा कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपना डेटाबेस कहाँ दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग जैम्प में काम कर रहे थे, सो माई एसक्यूएल में आओ और डेटा में जब आप जाओगे तो देखो मेरे पास इतने सारे डेटाबेस हैं अलग अलग। तुम्हारे अलग-अलग डेटाबेस में है कैसे सारे वेबसाइट? अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। जैसे डेटा में देखो बना दिया तो डिलीट कहाँ से होगा? डेटा जहाँ से बनाते वहीं से डिलीट होता है। जैम में हाँ, ये मतलब इतना करके दिखाऊं? चलो, तो इसी डेटाबेस को हम लोग बंद करेंगे। यहाँ से करेंगे एडमिन पर क्लिक। अब यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, जिसको हमें बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपको एडमिन पर क्लिक करना है, डेटाबेस में आना है और यहाँ आके अरीना साउथ एक्स आपको दिखाई देगा ड्रॉप, डेटाबेस रिमूव। अब आप यहाँ जाएंगे, रीलोड करेंगे, देखो ये वेबसाइट काम करना बंद कर देगी, कनेक्शन एरर आ गया। क्या टेस्ट पैराडाइज, क्या बात है, मैक्सी बर्गर। सर जो आपके MySQL में डेटाबेस है, ये PHP के भी तो होंगे ना? सारे वर्डप्रेस के तो नहीं होंगे? PHP के भी हैं। अस्त्रा थीम पर ही बनाया तुमने भी? फोटोज में जो चेंजेस देखी बस ऊपर नीचे भी करी थी। अच्छा एक चीज पूछनी थी सर, जैसे लोगो वगैरह होते थे, एडिटिंग वगैरह होती है, अस्tra थीम में ही अगर जैसे बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना हो या कोई साइज हो तो वो कहाँ से होगा? क्योंकि सिर्फ उसमें ऑप्शन आता है कि छोटा बड़ा कर सकते हो आप, इस वाले में जो भी कर रहे थे। और जैसे अगर हमें नैव बार के नीचे जब हम नैव बार पर होवर करते हैं और वो एक एनिमेटेड लाइन आती है ना अच्छा, टेक्स्ट के नीचे? टेक्स्ट के नीचे, वो अगर हमें ऐसी वर्डप्रेस की वेबसाइट में लगानी हो हाँ, बन जाएगी, बना देते हैं। अरे वर्डप्रेस कर क्या रहा है, खाली तुम्हारा PHP का कोड लिखने से तो तुम बचाता है, बाकी तो सारा काम वही है जो तुम करते हो।
चलो, तो तुमने डेटाबेस हटवाया तो इसलिए हमारा कनेक्शन जा रहा है, हम इसको फिर से रिवाइव कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से फिर से डेटाबेस बनाएंगे अरीना साउथेक्स के नाम से। और इसमें कर देंगे इंपोर्ट। कभी ये रेट चल रही है तो तुम्हारा वो इधर उधर डेटा ट्रांसफर करने का डाउट क्लियर हो गया ना? आजकल नहीं होता है ऐसा, तो देखने से तो तभी समझ आ जाता है जब करने बैठो ना, छोटी छोटी चीज में भटकते हैं। तो मैं तो जो आप बोलते हो ना, जो मैं आपको करके दिखाया वो भी नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पता है क्या होता है, स्क्रीन पर सब आसान है, करने के टाइम पर ही दिक्कत आती है। अभी देखा समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। हाँ, ओके, अभी बाद में भूल जाते हैं। कोई नहीं, करके देखना, चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी तो मुझे तुम्हें ये भी सिखाना है कि जैसे ऑफलाइन बन गया तो लाइव कैसे लेकर आओगे। इसको 2 बार मैंने ना अलग अलग जगह ना हमको बना के दिखाया, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाया। अच्छा, सर इसमें एनिमेशन लग जाती है। ठीक है, एनिमेशन क्या कह रहे हो? वर्डप्रेस पे एनिमेशन लग जाती है। हाँ जैसे हमने वो वाली एनिमेशन लगा दी थी, होवर पे वो थोड़ा सा ऊपर को होता है। हाँ हाँ, सब हो होवर जाएगा। करना। वो सब CSS है, वर्डप्रेस उसमें कुछ नहीं कर रहा है। ऊपर को जिसको उसकी लाल बोलना तो सीएस पढ़ के नहीं, आएगा। मुझे सिर्फ वो ऊपर करना है। वो सब हो जाएगा। CSS में की फ्रेम एनिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन सब पढ़े हम लोग, उससे होगा ट्रांसफॉर्म याद है? 2D 3D ट्रांसफॉर्म। उससे तो लार्ज हो जाता है। क्या करते हैं, 1 करते हैं, 0 करते हैं, क्या करते हैं? अब भूल गए, याद है लेकिन भूल गए। मैं भी भूल गया था, पता है। अब आज एक तो डिजाइन बनाऊंगा तब याद आएगा, तो वो डिजाइन नहीं बनाया। अच्छा, सर हम बैकएंड बहुत सारी लैंग्वेजेस से बना सकते हैं, जैसे Django, Python, मतलब है बहुत सारी लैंग्वेजेस। Compatibility हो गई, तो आगे हाँ। कोई इससे तो हम देखो बैकएंड क्या है ना, जिनकी आप बात करो दैट इज अ लैंग्वेजेस, नॉट अ बैकएंड। क्या? बैकएंड क्या होता है? बैकएंड होता है जहाँ से डेटा आता है। बैकएंड में SQL होता है, MongoDB होता है, हाँ, पोस्टग्रेस होता है, PHP ऑब्जेक्ट होता है, PDO जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, NoSQL होता है। तो ये होते हैं बैकएंड, जहाँ पर डेटा रखा होता है। जिनकी तुम बात करी वो हैं बैकएंड लैंग्वेजेस, जिनसे डेटा रिक्वेस्ट करके हम लोग फ्रंट एंड पर एंड यूज़र को देते हैं। तो ये डिफरेंस समझो। जैसे जनरली बच्चा पढ़ के जब जाता है ना और इंटरव्यू पूछता है, हाँ जी बताओ सर्वर क्या होता है, जी जैम्प सर्वर होता है। अरे जैम्प सर्वर नहीं है, अपाचे सर्वर है। Apache और MySQL क्यों ऑन करते हैं वर्डप्रेस चलाने से पहले? वो PHP पे करेंगे जो कि है, हाँ, लेकिन फिर भी क्यों ऑन करते हैं? और इनका काम क्योंकि क्या होता है? हमारा जो कंप्यूटर होता है वो लोकल होता है, इसमें HTTP रिक्वेस्ट नहीं होती है। जब ग्रुप में देखना, मैंने इस वाली वेबसाइट का वो डेटाबेस भेज दिया और वो भी हो गया। जिप बना के भेजी लास्ट वाला, हाँ, मिल गया मुझे। और डेटाबेस कहाँ है? डेटाबेस ऊपर होगा मेरे पास। बहुत कुछ भेजा है तुमने, क्या क्या भेज ये तो दिया? गलती से हम भेज रहे हैं, ऊपर टॉप पे होगा, इससे पहले तो पहला वाला आया होगा। 4.1 होगा। तो बस एक छोटी सी मेहरबानी कर दो, वो जो नहीं चाहिए वो सब डिलीट कर दो वहीं से अपनी तरफ से, तो मेरा फ़ोन भी खाली हो जाएगा और वो भी सेव हो जाएगा। वहीं से मारना सबको पकड़ के डिलीट। चलो, तो 4 MB का तुम्हारा डेटाबेस, 4 MB का ऐसे क्या डाल रखा है उसमें? इमेज ही ज़्यादा भी डाल देंगे। वो तो वो डाली ना, PNG डाली इसमें। अच्छा, चलो, तो पंकज तनेजा के नाम से हमारे पास ये डेटाबेस है, इसको हम लोग डाउनलोड में रख लेते हैं। और ये तुमने अपना पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर भेज दिया ना मुझे, जिप जो बनाई है। जिप तो नहीं, खाली वो वो वाला जैम के अंदर जो HT डॉक्स में होता है वो भेजा है ना? ऐसे डॉक्यूमेंट जिप वो वाला भेजा वर्डप्रेस में, हाँ ठीक है, जो भी दिखाने। ठीक है। तो पंकज कह रहा है अगर ये चल गया फिर मुझे यकीन हो जाएगा, है ना? चलो, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिन ऑन करेंगे अपना, और यहाँ से पासवर्ड भी देना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो मैं निकाल लूँगा यहाँ से।
अच्छा हाँ, उसका तो तुम्हें भेजना पड़ेगा। और डेटाबेस का नाम क्या था? पंकज तनेजा। चलो डेटाबेस बन गया, सामने देखो। तो तुम्हारा डेटाबेस हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। कभी भी अभी जैसे आप लोग बिगिनर लेवल पर डेटाबेस में कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो तो हमेशा बैकअप लेके करना, नहीं तो डेटाबेस कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। ऐसी लाइव चलते डेटाबेस में कुछ नहीं करना। पहले एक बैकअप बनाया, एक्सपोर्ट करा, फिर जो मर्जी खेलो। ख़राब भी हो गया, बैकअप है। तो ध्यान रखना, लाइव वर्डप्रेस की वेबसाइट चल रही है, कोई भी प्लगइन अपडेट नहीं करते हम लोग, कोई भी थीम अपडेट नहीं करते, ना ही वर्डप्रेस अपडेट करते हैं। पहले बैकअप, फिर जो मर्जी करो। उसके बाद अगर मान लो कि सक्सेसफुली सब चल रहा है, चला के देखो, फिर अपना काम करना है। बस अभी जब लाइव करना सीख जाएंगे ना, तब सिखा दूंगा आपको। वैसे जैसे मैंने अभी ये लिया, बैकअप ही लिया हमने एक तरह का डेटाबेस का, जो तुमने मुझे दिया एक्सपोर्ट करके, जिससे बैकअप। तो और बैकअप का ना हमेशा जब भी बनाओ तो डेट याद रखना, किस किस डेट के हमारे बैकअप बने हुए हैं। चलो तो डेटाबेस डन। अब हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट को कॉल करेंगे। कॉपी डी ड्राइव सर्वर जैम्प htdocs पेस्ट, और यहाँ इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम है पंकज तनेजा। अब हम इसको चला के देखेंगे यहाँ पर। हाँ अभी करता हूँ। कर दिया, कोई पासवर्ड नहीं है, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। हाँ आ रहे थे यहाँ पर 2 डिवाइस कनेक्टेड। आगे वेबसाइट, अब यकीन ऐसे करना है। ले लीजिए। तो ये काम करता है तरीका, और यही एक एथिकल वे है काम करने का। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। चलिए तो लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे /wp admin। यूज़र नेम पंकज। लॉगिन हो गया। कुछ करना है इसके ऊपर? लॉगिन हो गया जो आपने भेजा। लोगों की एडिटिंग करके दिखाऊं, कहाँ पर लगाया?
याला जिसमें बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर हमने इसको अपलोड कर दिया और लगाने से मतलब वहीं पे एडिटिंग जो ऑप्शन आते हैं उससे बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो हो जाएगा। मैं ट्राई नहीं किया, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉप, स्केल, इन सब चीज़ों का ऑप्शन है, रोटेशन वगैरह का इसके अंदर है ऑप्शन, ये आप कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, मतलब कि इसका बैकग्राउंड जो कलर है ये गायब हो जाए इमेज का? हाँ तो ये तो आप बिफोर अपलोडिंग करके लेके आओ, ज़्यादा अच्छा है। ये वो तो पहले दिया है। वैसे ऐसा जो ये हम फोटो अपलोड करते हैं वो कौन से फॉर्म में, पीएनजी में करें, वेब में करें या नॉर्मल जेपीजी में करें? देखो आपको ना वेब पिक्चर में डालना चाहिए। वेब पिक इसमें भी चाहे अपलोड करोगे थीम वगैरह। हाँ, वेब पी में डालोगे तो फ़ायदा ये रहेगा आपकी वेबसाइट फास्ट चलेगी। जैसे एक हमने पढ़ा है HTML के अंदर ऑडियो और वीडियो टैग, उसमें क्या होता है MP4 चल जाता है ना। बट जैसे वेब पिक्चर होता है वैसे वेब MB होता है मीडिया के लिए। वीडियो अगर डालनी है तो वेब एम एक्सटेंशन हमें बनाना चाहिए, तो वीडियो और फास्ट चलेगी, मतलब लोडिंग टाइम्स का कम हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको बफर मिलेगा उसके अंदर। एक मिनट दीजिए। सर यहाँ पे नेट क्यों नहीं चल रहा रीना में? नो सर्विस पे आ जाता है सीधा। यहाँ पर ना कंजस्टेड है ना, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है उसमें। अमन को तो मैंने आज तक टोका ही नहीं क्लास में डराने के लिए, बाहर खामा खा का क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्लास ले ही नहीं रही सर। और नहीं तो क्या। ड्रामे के लिए बोल रहा है कि डालना था। आ जाएगा अपना, छोड़ो। एक नई फाइल बनाओ, index.html, HTML5
एक डिप बनाओ यहाँ पर, लोगो कंटेनर, और यहाँ पर इमेजेस स्लैश सर ये क्या बना रहे मैं इसका तो कुछ देख रहा हूँ जो अभी इसने बोला है ना, पंकज ने। CSS से देखते हैं कुछ करके अगर हो जाता है तो। लिखो यहाँ पे स्टाइल टैग, लिखिए लोगो कंटेनर, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका ब्लैक कर लो। ठीक है, डिजाइन पता नहीं सर कि बैक इसका कैसे करोगे, क्योंकि ये हमने बनाई थी है। लोगो कंटेनर के अंदर हमारा इमेज टैग है, इस पर जाके लिखिए मिक्स ब्लेंड मोड, ट्राई करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जा रहा है। इस कलर कुछ और कर दो, हो गया बैकग्राउंड रिमूव। क्या किया CSS की प्रॉपर्टीज आती है मिक्स ब्लेंड मोड के नाम से, जिसमें आप फोटोशॉप में पड़ गया ना लेयर मोड, तो अलग को अलग अलग मोड पे चला के दिखना पड़ेगा। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो देखो आपका फिर से वाइट हो जाएगा इमेज, और जैसे ही मैंने इसको लगाया प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई, तब का कलर चला गया, कटआउट निकल गया। तो CSS से कर सकते हो, ठीक है। फ़िल्टर भी होता है, और फ़िल्टर की हेल्प से भी आप लोग ट्राई मार सकते हो। इसको अलग रख देते हैं और आप फ़िल्टर की प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर जाके लिखते हैं कॉपी पेस्ट, यहाँ जाके लिखिए फ़िल्टर। तो फ़िल्टर में काफ़ी सारे फ़िल्टर हैं हमारे पास। ब्राइटनेस 0 कर दो और इन्वर्ट 1 कर दो, चेक करके देखो इससे आउटपुट क्या आता है। हाँ, अब बैकग्राउंड कलर को यहाँ से जाके कुछ डिफरेंट कर दो। तो इसने काम तो किया बट मेरा रिजल्ट नहीं है। इससे इन्वर्ट को हटा दो, ब्राइटनेस को 0 करो, इन्वर्ट 1 रखो और कलर को वापस से C। हाँ, तो ये पूरे ग्राफिक का कर रहा है, हमें पूरे ग्राफिक का नहीं चाहिए, तो ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका इफेक्टिव है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ देखो, जब मल्टीप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखो कलर, कलर 1, कलर डॉट्स, डार्कन, डिफरेंस, ये सारे आप पढ़ के आ रखे हो फोटोशॉप में, वही है। तो फोटोशॉप में भी जैसे अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का वाइट बैकग्राउंड होता है ना, तो बहुत सारे लोग कटआउट निकालने लग जाते हैं उसका, तो करने की जरूरत होती नहीं, लेयर मोड चेंज मार दिया करो, तो वाइट वाला पार्ट अपना भी रिमूव हो जाता है। करना क्यों है, जब सीधे कमांड से हो रहा है तो क्यों लगना उसमें। जो देखो पता क्या है, जैसे प्रोडक्ट शूट होता है ना, तो प्रोडक्ट को तो हम लोग वैसे वाइट डोम लाइट के अंदर रख के करते हैं। लेकिन मैं भी समझा नहीं सर, आप जो बोल रहे हो कि ऐसे ही कुछ कटआउट से कमांड में नेगेटिव दिखा दिए फिर क्या, बिल्कुल, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं है। बहुत चीज़ें तो खुद करके ही सीख जाती है। खुद तो जो सीखते हो वो तो कभी भूलते ही नहीं हो आप ज़िंदगी भर, जो दूसरा सिखाता है वो जरूर भूल जाते हो।
और जैसे तुम मेरा पढ़ाया क्यों भूल जाते हो? क्योंकि यहाँ पर सब आसान लगता है, घर जाके अगर जब तक सारी चीज़ों पे मेहनत खुद से नहीं होगी ना तब तक याद नहीं रहेंगी। लेकिन जो तुम खुद पढ़ के कर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो तुम खुद पढ़ लोगे खुद कर लोगे वो फिर नहीं बोलोगे, वो तुम्हारे फिर लोड हो जाता है दिमाग को हमेशा के लिए। और जैसे एग्जाम्पल ऐसा समझो, जैसे वो एरर वाला था वो दोबारा आ गया था उसके अंदर, तो मैं मैं कोई दोबारा से वो ठीक किया था एसक्यूएल वाला। जैसे कोई कार इमेज है, अरे यार ये नेट कैसा चल रहा है, चलो ये ले लो, टाटा की कर्व ले लो, खुल जा भाई। हाँ मैं तो आपको वो भी चला के था प्राइस हिस्ट्री वाला, जब मैं गया क्या? प्राइस हिस्ट्री का बताया था आपने, अच्छा अलर्ट लगाया मेरे पास से। ये आ गई अपनी इमेज। तो हमें इसका जैसे बैकग्राउंड अलग करना है, वेब पिक्चर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं, सीधे कॉपी करो, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, यहाँ ला के पेस्ट इमेज, काम करो। एक न्यू लेयर बनाओ। अब जैसे हमें रेड कलर में देखनी है गाड़ी, तो कोई कटआउट वटआउट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से जाके इसका चेंज कर लोगे और बाकी नीचे का अपने व्हील का मास्क निकाल देना है, ठीक है? तो ये चेंज हो जाएगा आपका। दूसरा, अब जैसे हमें इसका इमेज की बात करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई और नीचे कोई डिफरेंट कलर, तो दिखाई दे रहा है नीचे ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। वाइट कलर की जगह पर हमारा कौन सा कलर आ गया? रेड कलर आ गया इसके अंदर। तो यहाँ से इनवर्ट सिलेक्शन, मार्क्यू सिलेक्शन टूल और लेसो टूल से आप इसको फ्री हैंड और यहाँ से शिफ्ट के साथ पकड़ो, यस ऑलमोस्ट डन हो गया। तो फिर भी मैंने इतनी मेहनत लगी, एक हाँ। क्लिक में गायब हो जाता। हाँ वो आपका पास आज के में यहाँ प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आता है, यहाँ जाओ उस पर क्लिक करोगे सीधे आपका वो निकल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। ये तो तुम आज की बातें कर रहे हो कि भाई आजकल तो शॉर्टकट इतने सारे अवेलेबल हैं। ये सोचो कि जब हमारे पास लेयर नहीं होती तो हम तब भी कितना जल्दी काम कर लेते थे। तुम्हारे पास तो ये सब जो मैंने किससे निकाला, हाईलाइट से निकाल दिया खाली सारा कुछ, कलर रेंज में जाके। तो यहाँ से आप काम कर, ये गाड़ी का सिलेक्शन किससे लिया था हमने? ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से? कौन सा गाड़ी का सिलेक्शन? हाँ। नहीं, गाड़ी का सिलेक्शन मैंने लिया था उससे, क्या कहते हैं, यहाँ से कलर रेंज में जाके इससे निकाला था। फोटोशॉप बड़ी कमाल की चीज़ है, कुछ भी बना सकते हो उसके अंदर। सबसे बढ़िया इसका जो ये 3D वाला पार्ट होता है, कुछ भी आपको बनाना हो आधा बनाओ, फुल कंप्लीट अपना बन जाएगा। बट इसकी रेंडरिंग थोड़ा स्लो होती है फोटोशॉप वाले की ना, इसमें आप देखो, स्लो होएगा ही। हाँ क्योंकि इसमें देखो आप रेंडर 3D लेयर का ऑप्शन भी है, तो मतलब बिल्कुल आप रियलिस्टिक चीज़ें बना सकते हो उसके अंदर और बढ़िया काम करती हैं चीज़ें। तो जैसे कुछ रैप करना हो, आप जैसे प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग वगैरह कर रहे हो, मॉकअप्स बना रहे हो,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेप्सी कैन, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपको चीज़ें रैप करनी बहुत इजीली आपकी रैप हो जाती हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक एकदम। तो जैसे आप यहाँ जाओगे ना, तो पेप्सी का आप यहाँ से लेबल सर्च कर लो इस तरह से, और इमेज को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, फोटोशॉप में ला के आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। बस इसको मुझे कैन में रिप्लेस करना है, तो 3D में जाके हाँ, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैश प्रीसेट, यहाँ से आप जाके चूज़ कर लोगे इसके अंदर, और कंप्यूटर अगर ठीक ठाक है आपका तो काम कर देगा इसके ऊपर। तो देख रहे हो एकदम रियलिस्टिक चीज़ें बन के तैयार हो गई आपकी, है ना। तो मॉकअप्स वगैरह बनाना आसान हो जाता है। इसी में स्टीरियोस्कोपिक काम भी हो जाता है आपका। स्टीरियोस्कोपिक लाइक चाहते हो कि भाई आप कोई चीज़ यहाँ बनाओ, जब कोई उसको 3D ग्लास से देखे तो 3D दिखाई दे, तो स्टीरियो का भी काम हो जाता है इसी के अंदर ही। तो जिसको मैक्स वगैरह नहीं आता लेकिन छोटा मोटा काम करना है, तो अपने पोज वगैरह बना के प्रोटोटाइप वगैरह के बहुत बढ़िया से चीज़ें मॉकअप में डाल सकता है। अच्छा ऑप्शन है। खुद का कस्टम बनाना हो, जैसे कुछ, जैसे मुझे एक्सट्रूड करने माउंटेन्स इसके, तो जैसे यहाँ जाओगे, हम यहाँ जाके एक लेयर बना लेते हैं, कलर कॉल करते हैं फिल्टर में जाते हैं, डिस्टॉर्ट, यहाँ जाओ, जैसे कि रेंडर में जाके क्लाउड डालो, यहाँ जाके फिर डिफरेंस क्लाउड डालो इसके अंदर, या नॉर्मल क्लाउड रख लो। फिर उसके बाद में जाके यहाँ से मैश फ्रॉम डेप्थ मैप प्लेन और क्रिएट, तो देखो कितनी बढ़िया डेप्थ ऑफ फील्ड से आप ओए होए चीज़ें बना सकते हो इसमें, है ना। लाइटिंग वैसी कुछ चीज़ें बनानी पड़ जाए तो तुम लगे रहोगे मेहनत करने में, पेंटिंग करने में ज़रूरत ही नहीं है। पूरा कैमरा वैमरा दिया, जिस एंगल से देखना चाहो देखो आराम से चीज़ों को। तो फोटोशॉप बहुत बड़ा है। अब सोचो तुम्हारे पास तो टूल है आज की डेट में, फोटोशॉप से नहीं है, ये 2000 से 3D फीचर होता था। आप उस ज़माने में 3D बना सकते थे चीज़ों को, जहाँ नहीं बना सकते वहाँ पर ट्रिक होती है बनाने की। तो जैसे एक और देखो, जैसे इसी जैसे आपने सोलर नेट कर इसमें वाइट वाला जो बॉटल आ रही है उसको सेट करो, उस पर ऐप कर सकते हैं। हाँ उस पर कर सकते हैं, और जो एडजस्टमेंट कर लेता है। हाँ लेकिन वो पूरा ऊपर तक स्ट्रेच नहीं करेगा, आपको ग्राफिक उस हिसाब से लेना है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, आप यहाँ जाके सर्च करो रेड वाइन लेबल, तो यहाँ से आपको ओपन लेबल्स मिल जाएंगे इसके। क्लिक करो, नेट अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें कुछ रैप करना उसके ऊपर, या जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, क्लिक करिए इसको, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी और यहाँ में ट्राई करना है। तो यहाँ जाएं, न्यू, पेस्ट, और यहाँ से आपने 3D में जाके मैश प्रीसेट से इसके अंदर आपको वाइन बॉटल मिल जाएगा। लग रहा है बढ़िया से। अभी यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लास है, तो जब आप उसका रेंडर निकालोगे तो एकदम ग्लास की तरह आएगा। ये मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो वाइन की बॉटल का लेवल है कि पूरा कवर नहीं होता, थोड़ा सा सी थ्रू होता है, इसलिए उस हिसाब का आपको चूज़ करना है। और देखो जैसे कुछ इसमें तो टेक्स्ट वगैरह भी लिख के आप अपने हिसाब से पूरा टाइपोग्राफी 3D वगैरह करके ला सकते हो। और जब नहीं होता था तब मैनुअली कैसे करते थे वो भी देखो।
तो नॉर्मल लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ से इसको एसेंशियल कर लेते हैं, एक न्यू लेयर, टेक्स्ट टूल ले लो, और जैसे मैं यहाँ पे जाके एग्जांपल के लिए 3D लिख दिया है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। जो भी कलर आप इसका रखना चाहें, यहाँ जाइए, ये डन, और इसको बोल्ड वगैरह करना चाहो तो बोल्ड कर लेना। क्या करोगे, यहाँ से एक कॉपी बना लोगे इसकी, राइट क्लिक, क्या करना है, रेस्टराइज टाइप, टी पर्सपेक्टिव, और इसकी एक कॉपी बनाना, और इसमें जो भी आप कोई डिफरेंट कलर रखना चाहें फिलहाल के लिए वो अपना चूज कर लो। तो यहाँ से आप इसकी 3D डेप्थ बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमने लेयर्स बनाए उन सबको सेलेक्ट करो, इसकी लाइटिंग सेट करनी है, ग्रेडियंट, यहाँ जाओ, इधर जाओ, और जिस भी तरह के आपको ग्रेडियंट इसमें अप्लाई करने हो इसमें जाके अप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, जैसे रेडियल में डालना हो, और ये देखो कितना बढ़िया से इसका डेप्थ वगैरह सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। तो कि कैसे करा, सिर्फ आपको ऑल्ट और कंट्रोल से डुप्लीकेट बनानी है, डाउन एरो, तो आपकी लेयर की कॉपी बनती चली जाती है, कॉपी भी बनेगा और आपका डेप्थ भी क्रिएट करते जाएगा उसके अंदर। ऊपर का टेक्सचर जो भी बाद में आपने चेंज करना है उसको चेंज कर दो। चलो, तो तुमने आज क्या सीख लिया वर्डप्रेस के अंदर, एक प्रोजेक्ट को दूसरे के कैसे ट्रांसफ़र करना है, डेटाबेस का प्रोसेस आपने समझ लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें। और अगर कोई हमारे पास लोगो है और मुझे कटआउट बिना करे उसमें CSS में उसको हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ट्राई करनी है, मिक्स ब्लेंड मोड वगैरह, उसकी हेल्प से ये काम आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट हम लोग आज मुझे आपको एलिमेंटर से कराना था चीज़ों को। एलिमेंटर जो सर आपने कराया था ना लास्ट, एलिमेंटर कहाँ करा हमने, करा है, थोड़ा कराया होगा। करा था हमने, ध्यान नहीं रहा मुझे ध्यान है, शायद हमने सिर्फ वही टेम्पलेट ख़त्म करा था। चलो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर अरीना के नाम से उसका फोल्डर नहीं, इसमें नहीं चल रहा ना, वो दूसरा चलाना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं। ऑनलाइन कौन है, सुजल, अरे अटेंडेंस बोलो, आज की शायद तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक। अंकिश, अमन बाहर, सुजल ऑनलाइन, सुजल और कोई था मीटिंग में, सर हिमानी थी। हिमानी थी, यस सर। ठीक है, बस तो अमन को छोड़ के बाकी सब। हाँ जी, तो कौन सा अपाचे और माइस्क्यूल। अपाचे क्या करता है, हमारे लोकल मशीन को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि HTTP रिक्वेस्ट हम लोग रन करते हैं, उसको चलाने के बाद ही हमारी वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कोई वेबसाइट वगैरह लोकली नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये काम करता है। नोटपैड जो चलाते हैं वो स्टैटिक साइट्स होती हैं, डायनामिक साइट्स होती हैं। देखो दो तरह की साइट्स होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब PHP जो है वो है सर्वर साइड, यानी कि आप PHP से कुछ भी आपने काम किया होगा लेकिन कंट्रोल U करने पर नहीं दिखता। ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक जैसे पेज बनाया है यहाँ पर VS कोड में, test.php, यहाँ देखिए। अब
भले से चाहे ये पेज मेरा HTML5 लिख के मैंने बनाया, लेकिन मैंने यहाँ जाके कुछ PHP के अंदर लिखा है इसमें, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? $x इक्वल टू, मैंने लिखा अरीना एनिमेशन, और हम लोग इसको एको कर देंगे मैसेज को $x। चलिए हमने सेव किया फाइल। अब पहली चीज़ तो ये कि अगर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो लाइव सर्वर का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरा कि अगर मैं यहाँ जाके इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, अब आप यहाँ इंडेक्स की जगह पर test.php लिखो, क्या हुआ? फाइल खुलने की जगह पर डाउनलोड हो रही है। तो PHP की फाइल, मतलब कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज को अगर आपको रन करना है तो पहले कंप्यूटर को सर्वर बनाना पड़ता है। तो सर्वर किससे बनता है? अपाची से। अपाची से सर्वर, तो आपकी फाइल खुलेगी। ठीक है, अच्छा सर, HTML और CSS तो बहुत है क्लाइंट साइड है। जिनका भी कोड कंट्रोल यू करने पर दिख जाता है दैट इज़ अ क्लाइंट साइड। जिनका कोड कंट्रोल यू करने पर ना दिखाई दे दैट इज़ अ सर्वर साइड। सर्वर साइड के लिए चल रहे हैं हम लोग अपाचे। अपाचे में ही सबसे ज़्यादा काम होता है। दूसरा होता है आपका IIS, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्वर होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ अब कम हो गया है, अपाचे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और बाकी जैम से अपा जैम जो है वो क्या है, फ्रेमवर्क समझो एक तरह का। जैसे बूटस्ट्रैप पता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery सब कुछ है उसमें। तो जैम के अंदर आपका SQL भी आ गया, PHP भी आ गया, अपाचे भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सब नहीं तो आप सबको अलग अलग भी लाके डाउनलोड करके चला सकते हो। ठीक है, तो तीन चीज़ें होती हैं, वैम्प, मैम्प, लैम्प। जैम्प जो होता है वो इन सबका कॉम्बिनेशन है, यानी कि जैम्प में X जो होता है वो X ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडो अपाचे आप विंडो, मैक, लिनक्स किसी पे भी चला सकते हो। वैम्प सिर्फ विंडो में चलेगा, मैम्प सिर्फ मैकिन्टोश में चलेगा, लैम्प सिर्फ लिनक्स में चलेगा, लेकिन जैम्प सब में चलता है। तो जैसे आगे चल के आप लोग थोड़ा सा और फोकस होकर काम करना जैसे चाहो ना, तो जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है, जैसे तेरे पास 2 लैपटॉप है ना, तो एक को ना लिनक्स बना ले उबंटू डाल के, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है और वही कंप्यूटर सुपर फास्ट हो जाए। विंडो के साथ कंप्यूटर स्लो चलते हैं। तुम जितने भी बड़े डेवलपर देखोगे उनके पास यही होगा लिनक्स, क्योंकि कुछ और होगा नहीं तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। काम तो मतलब काम ही होगा, नहीं तो सीधे बंद, अपना रेस्ट करो। अब जैसे 4 चीज़ें मेरे इसमें चलो मूवी देख लेते हैं, चलो या वो कर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक किस पर्टिकुलर तुम्हारा नहीं। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचाता है लिनक्स। तो डेवलपर्स को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता, तो जितनी देर काम करना काम करो, प्रोडक्टिव होना चाहिए जितनी देर काम किया हमने, उससे क्या होगा कंप्यूटर फास्ट चलता है। अब जैसे हम यहाँ पर अगर देखते हैं नॉर्मली, अगर ऑल्ट कंट्रोल डिलीट अगर हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है ना कि टास्क मैनेजर पर आप ये सोचो कि CPU 47, रैम जो है 58% इतना इस्तेमाल हो रही है। अब जब तुम लिनक्स पे काम करो तो रैम तुम्हारी पूरी फ्री पड़ी होगी, ना के बराबर लोड होगा उसके ऊपर। सर लिनक्स दिखता कैसे, मतलब उसका ये विंडोज की तरह ही होता है या थोड़ा अलग? विंडो का उल्टा होता है, तो जैसे क्लोज लो सब इधर होता है, उसमें इधर होता है। इसको उबंटू इंटरफेस लिख देते हैं, तो ये कुछ ऐसा होता है बिल्कुल मैक की तरह दिखाई देता है। ये उबंटू है, ये सब उबंटू ही है, देख रहे हो आप। ये लिनक्स है, हाँ, तो इसमें विंडोज जैसा। कहाँ विंडो जैसा, मैक जैसा नहीं है, सारी चीज़ें ऊपर। अच्छा, नहीं चला। तो इसमें भी डॉक होते हैं, तो बहुत सारे लोग वर्चुअल मशीन में चलाते हैं इसको, बट कंप्यूटर में अगर इसको फुली इंस्टॉल कर ले तो मेरे ख्याल से शायद 2-3 GB का होता है कुछ, ये शायद अभी 6-7 GB के आसपास का हो गया। और जितने भी तुम्हारे ये देखते हो जो हैकर्स, एथिकल हैकर्स जो होते हैं, ये सब इसी को यूज़ करते हैं। सारी फुल पावर इसके पास होती है, किसी का वाईफाई हैक करना जो फर्जी करना सब यहीं से हो जाता है। हाँ, तो इसके अंदर सारा कमांड पर काम चलता है। तो जैसे बहुत पहले हमारे यहाँ पर ना क्या था, एक वाईफाई लगाने वाला वो कहता है मैंने सब पासवर्ड लगा दिया, कोई नहीं चला। मैंने कहा लिनक्स वाला, कहता सर फिर तो चली तो जैसे देखते हो ना कि बहुत तुम्हारे कंप्यूटर का अगर मान लो तो तुम्हारे कंप्यूटर किसी पासवर्ड लगा दिया,
ठीक है, विंडो के अंदर लॉगिन पे साइन अप पे, तो तुम क्या करोगे, विंडो फॉर्मेट करोगे। जिसको लिनक्स आएगा ना वो फॉर्मेट नहीं करेगा, वो 2 मिनट में कोई भी पासवर्ड लगा सब उड़ा देगा और नॉर्मल कर देगा अकाउंट को। तो ये क्या करता है, रूट एक्सेस देता है आपको। और जैसे तुम्हारी हार्ड ड्राइव मान लो क्रैश हो गई और तुम्हारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, अपने सी ड्राइव में पेन ड्राइव में लेके थोड़ा सा ubuntu डाल दो छोटा सा और सारा बैकअप निकाल लो। नहीं तो क्या होता है कि सी ड्राइव में अगर एक बार आपकी करप्ट होगी, बंद होगी चलनी, तो सी का जितना इंपॉर्टेंट डेटा होगा सब जाएगा ही जाएगा आपका विंडो इंस्टॉलेशन में। तो ubuntu डेटा रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है। So ये अंदर आ चुकी है वो करा है रिकवरी। हाँ, Ubuntu का फ्री है या पेड है या फ्री होता है। आप यहाँ जाओगे ना जैसे, तो ये 5.8 GB का है सर। तो डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जिस मर्जी में चलाओ। तो जब आप विंडो लैपटॉप खरीदने जाते हो ना, तो लैपटॉप आपको 4 चीज़ों पे मिलता है। नहीं, एक तो डॉस बेस आता है, एक विंडो बेस आता है, तीन चीज़ों पे आता है। तो आप देखना किसी किसी लैपटॉप में ऐसा स्टिकर होता है लगा हुआ विंडो के आइकन की जगह, तो मतलब समझ जाओ कि वो ubuntu बेस्ड है। वैसे सबसे बढ़िया है कि आप जब लैपटॉप खरीदें कभी भी, तो उसको बोलो कि मुझे डॉस बेस चाहिए। DOS मतलब? डॉस मतलब ये है CMD, ये चीज़। तो यानी कि आपने अगर ऐसा लैपटॉप ले लिया तो आपके 6-7 हज़ार रुपये सीधे बच गए। विंडो के चार्ज करते हैं। विंडो का पैसा ले लेते हैं वो लोग तुमसे। बाहर खड़े होके गाने सुना था, क्लास में नहीं आ सकता है ना अभी। 8 मिनट की बच्ची है यार, जल्दी ले क्लास। अबे सर ने कुछ डाटा को आप तो गेट खाओ कर क्लास छोड़ दी है। तू भी आए था नहीं यार, पहुंचा नहीं मैं यहां पे। मैं उधर वहां पे नहीं गया था ना। कोई नहीं, तो ये डाउनलोड करके पेन ड्राइव बुटेबल बना के चला सकते हो अपने कंप्यूटर में। सिस्टम रिक्वायरमेंट भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कहता है कि वीडियो डाल दी तो फायदा कुछ नहीं है क्या? देखो तुम कितना भी, लैंग्वेज में डाल देते हैं होम बेस वाली। हाँ वही प्रॉब्लम, तुम कितना भी महंगा लैपटॉप ले लो तुम्हें मिलेगा होम बेसिक। तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा उसके अंदर। जिस चीज़ भी करने जाओगे वो वहाँ पर तुम्हें मना कर देगा, ये नहीं पॉसिबल उसके अंदर। तो फ़ायदा क्या? अब देखना इतना हैवी तुम्हारा इसका ubuntu का वो है, क्या कहता है सिर्फ 4 GB मेरे को रैम दे दो, 25 GB का स्टोरेज दे दो, काम खत्म। और ये तुम्हारा हार्डवेयर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा, और कंप्यूटर ऐसे चलेगा जैसे ऑन सीधे स्टार्ट, ऑफ सीधे बंद। ये भी नहीं कि पहले लोडिंग होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी बहुत तक। कोडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें चला सकते हो, इंटरनेट की सारी चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम गेम खेलने का सोचो तो वो नहीं चलेंगे, सबसे ज़्यादा काम वही खराब करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए तो वरदान है, मतलब एकदम गोली की रफ्तार से चलती चीज़ें। और जैसे रिएक्ट हैवी होती है, तो रिएक्ट हम लोग इसलिए ubuntu प्रेफर करते हैं, ubuntu में काम करते हैं सारा। ठीक है, और तुम्हारा जो एप्पल है ना वो ubuntu पे लिखा हुआ है, और इसमें वायरस भी नहीं आता, सबसे बड़ी चीज़। जैसे जो वीडियो डली होती है, एक मिनट, हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है साहब भेज दीजिएगा, अभी बस मेरा बैच खत्म होने वाला है। हाँ जी पूछिए। जो वीडियो डली होती है हाँ, तो मैंडेट है कि उसके ऊपर से एंटीवायरस डाल रहा है, उसकी खुद की सिक्योरिटी रहती है, उसमें वायरस आ जाता है। देखो विंडो 7 के बाद 8 तो बकवासी था, तो 7 का हम सीधे 10 की बात करेंगे। तो 10 के अंदर डिफेंडर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि हमें ज़रूरत होती नहीं है। डिफेंडर आपको खुद ही बोलता है कि ये चीज़ हार्मफुल है, ये चीज़ हार्मफुल नहीं है। अगर आप, हाँ हाँ रोकता है। तो अगर आप डिफेंडर को अगर ओवरराइड करके जाते हो कुछ चीज़ें करने के लिए जिसको डिफेंडर ट्रेस करके मना कर रहा है, तब आपको दिक्कत होती है। और एंटीवायरस तब कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटीवायरस की नीड होती ही नहीं है। एंटीवायरस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को स्लो करता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का हमेशा रिसोर्स वो यानी कि हार्डवेयर यूज़ कर रहा होगा सिक्योरिटी के पर्पज़ से। यानी तुम्हारे कंप्यूटर 16 GB रैम है तो 4 GB आराम से चेक कर लेना, जाके एंटीवायरस लेके बैठा हुआ है।
और तुम कहोगे पता नहीं कंप्यूटर स्लो हो गया, तो उसके स्लो होने के पीछे का रीज़न ये है। सबसे हैवी जो एंटीवायरस है वो है मैं नॉर्मल, बहुत पहले चलाता था सर K7 टोटल सिक्योरिटी वो तो खुद एक वायरस है, है खुद एक वायरस। खुद एक वायरस एंटीवायरस ध्यान रखना, आधे से ज़्यादा एंटीवायरस होते हैं तुम्हारा डेटा खुद का चोरी करके ले जाते हैं, जैसे मुझे बनाने भी नहीं लगाना चाहिए, हमने आज तक यूज़ नहीं करा। ये पेड वाला है वो कोई भी चला लो, सब डेटा लेके जाते हैं। एंटीवायरस से कोई फायदा नहीं। एक मैकफी करके आता था, अब तो खैर जरूरत ही नहीं बची। वो तो सब चीज़ें। लाइक सर वो तो कोई हर लैपटॉप खरीदने का वो फ्री मिलता है वो हाँ 2 साल का सबसे बेकार वो आधा सिस्टम को खराब करता है वो इंटरनेट से बचाता है आपको, सबसे बढ़िया ना उसका ना, कुछ ना लो उसका इंटरनेट सिक्योरिटी ले लो। ये जैसे आता है ना क्विक हील का इंटरनेट सिक्योरिटी, तो वो लेके लगा लो अपने कंप्यूटर में। तो बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जब आप कुछ क्रैक ढूंढने जाते हो, कोई मूवी ढूंढने जाते हो, तो आप ऐसी साइट पर चले जाते हो जहाँ से आपने कुछ लिया तो कंटेंट तो मिला नहीं, वायरस मिल गया और जैसे तुमने उसका एक्सट्रैक्ट क्या हो गया तुम्हारा काम, तो वहाँ पर उसका होना बहुत, तो अपना भी बता देगा ये वेबसाइट रेड ब्लैक लिस्ट है, इस पर मत वो चलाएगा नहीं, उसको बंद कर देगा। ये हमको ऐसे नई साइट है ये भी लोग बंद करके चला गया उसको सर डाउनलोड तो करना है वो किसी वेबसाइट पर लोग बोट क्यों बेचते हैं? बॉट क्यों भेजते हैं? अब जैसे बॉट भेजने का रीज़न ये होता है कि भाई मेरे को बैकलिंक बनाना है, एग्जाम्पल के लिए बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है कि भाई मेरी वेबसाइट का एक पेज को लोग 10,000 जगह से एक्सेस कर सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं बॉट बना देते हैं। तो वो बॉट क्या करेगा, आपके पास आके जैसे फॉर्म होगा वहाँ पर सबमिट कर जाएगा, अगर गेस्ट ब्लॉग लिखने का कहीं पर कुछ है तो वहाँ पर कुछ डेटा सबमिट कर जाएगा। तो इसका लाइफ तो कुछ अच्छा होता नहीं है, लेकिन आपके पास स्क्रैप बहुत आ जाता है इस चक्कर में। और जैसे आप देखोगे ना बहुत सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या लोग करते हैं, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वर्डप्रेस, अब आपने किसी का थीम ऐसे कॉपी पेस्ट उन्होंने ले लिया, अब थीम तो आपने लिया, आपने देखा काम अच्छा कर रहा है और आपने उसको लाइव कर दिया। अब कमेंट जो होंगे आप अगर देखो जाकर तो आपकी वेबसाइट जब गूगल एनालिटिक्स में चेक करो तो 10,000 पेज बने होंगे, अब तुम कहोगे मैं तो पेज बनाया नहीं, ये पेज कहाँ से बने, तो बॉट बना के चले जाते हैं। बोट पेज भी बना जाता हाँ है बड़े पंगे होते और हैं। अगर हम उसे एक्सेस नहीं करें कैसे मना करोगे, जब तुम्हारी थीम तुम्हारी खुद की, तो एक्सेस कैसे बंद करोगे? जब थीम खरीद के लगाओगे तब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डली होती है। तो ये जितनी भी GPL थीम होती है ना, जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो कमर्शियल यूज़ के लिए कभी भी किसी क्लाइंट का काम मत करो। ये लोग बड़े तेज़ होते हैं, देखते हैं वेबसाइट की पॉपुलैरिटी, जब वेबसाइट पहुंच गई एकदम पीक पर बहुत बढ़िया से, तब ये टेक ओवर कर लेंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट को पूरा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा करने को। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो बॉट अलग अलग फॉर्म में होते हैं, और जैसे गूगल का भी अपना बॉट होता है, उसके बॉट में क्या होता है, सारे एल्गोरिदम होते हैं कि भाई किस तरह से पेज को इंडेक्स करना है, क्या प्रॉब्लम्स है। एप्पल का अपना बॉट होता है, याहू का अपना बॉट होता है, ठीक है, याहू का जेमिनी करके आता है बॉट, सबके अपने अपने बॉट हैं, ठीक है। तो बॉट यानी कि रोबोटिक्स प्रोग्राम, जिसको एक बार हमने बता दिया ये करना है, वो अपना काम करते जाएगा। तो जैसे गूगल में चलता है क्राउलर और स्पाइडर, 2 बॉट है इसके। तो क्राउलर का काम क्या होता है, जब कोई रिक्वेस्ट जाता है तो वो नया डेटा फिल्टर करने का काम करता है, स्पाइडर नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालता रहता है। तो ये इसके 2 फेमस बॉट हैं।